हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीजी सिद्धार्था के बारे में। भैया वीजी सिद्धार्था कौन है? वीजी सिद्धार्था वही है जो कि कैफे कॉफी डे के फाउंडर थे। अब कैफे कॉफी डे कितनी बड़ी कंपनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ अपने हैंग आउट करने के लिए जरूर गए होंगे और यहाँ की कॉफी डेफिनेटली टेस्ट की होगी। तो आज बात करेंगे उसी के बारे में। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी चीज, वीजी सिद्धार्था की आखिर उनको क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। ये रिसेंटली की बात है, जस्ट 2019 की बात है, जिस समय उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया था और इसके वजह से पॉलिटिकल में भी और उसके अलावा बिजनेसमैन जो कि बिजनेस की कंपनी वगैरह जो रन करते उस समय भी हल्का मच गया था। तो ऐसा ये सब चीज क्यों हुआ था और क्यों इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ गया था? लोन की वजह से ये सारी चीजें हुई थी, पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी, या फिर कोई बिजनेस की अलग ही प्रॉब्लम चालू थी। सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बना करते हैं वीडियो की अब शुरुआत। कैफे कॉफी डे की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि सबसे पहले तो जो वीजी सिद्धार्था के जो पूर्वज थे उनका बहुत ही शानदार एक काम चल रहा था जिसका नाम था कॉफी प्लांटेशन का काम। कॉफी प्लांटेशन यानी कि सिंपल वर्ड में ऐसे समझ लो कि कॉफी प्लांटेशन जिसमें कि आपके पास बहुत सारे लैंड होते हैं, उस लैंड के अंदर आपने बहुत सारे कॉफी के प्लांट वगैरह लगाए और कॉफी के प्लांट वगैरह लगाने के बाद कॉफी बहुत अच्छी खासी तैयार हो जाती है। उसके बाद आप उसको बेच देते हो मार्केट में या फिर किसी बड़ी कंपनी को आप बेच देते हो और इससे जो आपका प्रॉफिट वगैरह बन जाता है। तो यही काम इनके पूर्वज सालों से करके आ रहे थे। लेकिन 1990s के समय में इनके जो है फैमिली का बंटवारा हुआ तो बंटवारा करने के बाद इनके हमने 480 एकड़ का लैंड हाथ में आया। तो उन्होंने सोचा अब हम क्या करें, तो उनके पास जो है कॉफी प्लांटेशन का ही आइडिया था। तो उन्होंने सोचा इस लैंड में भी हम यही काम कर लें। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो जब कॉफी का काम जो है बहुत अच्छे से जब चलने लगा और ये इनके पिताजी जो थे बहुत अच्छे रईस भी बन चुके थे उस समय का, क्योंकि 480 एकड़ का लैंड मतलब उस समय 90s में बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद जो है वीजी सिद्धार्था का जब करियर वगैरह डिसाइड करने की बारी आई तो उस समय उनको उनके पिताजी ने कहा कि भैया एक काम करो, तुम जो है हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, बहुत अच्छा प्रॉफिट तो आ ही रहा है, तुम इसमें जुड़ जाओ तो तुमको भी और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमाने के लिए हो जाएगा। लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें था ही नहीं। जी हाँ, एक्चुअल में उनको जाना था इंडियन आर्मी की तरफ। इंडियन आर्मी की तरफ उन्होंने गए, एप्लीकेशन दिए, एनडीए के एग्जाम वगैरह दिए और सीडीएस के एग्जाम दिए, जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सारी चीजें दिए, लेकिन किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने बोला अपने पिताजी को कि पापा सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, मैं क्या करूं? तो उनके पिताजी ने वापस से वही सलाह दी कि आप एक काम करो, कैफे कॉफी के प्लांटेशन में आ जाओ। लेकिन उनका इंटरेस्ट फिर भी नहीं जागा। अब बोले कि तब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम जो है शेयर मार्केट में कुछ इंटरेस्ट हमको आ रहा है ट्रेडिंग वगैरह में, क्योंकि उनके दोस्त लोग मतलब जब एग्जाम्स वगैरह देने जाते थे तो उस समय उनको मिलते थे कि भैया तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। जैसे हम नहीं कॉलेज वगैरह में स्कूल के टाइम में पूछते हैं कि भैया तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कोई बोल देता कि हाँ भैया मैं शेयर मार्केट या फिर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आज के टाइम में तो ये सब नॉर्मल बात है, लेकिन उस शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह ये सब सुनना ही बहुत बड़ी चीज थी। तो उनको भी इस टाइम पे इंटरेस्ट आया तो उन्होंने कहा ठीक है हमको ये काम सीखना है। तो उसके लिए वो निकल गए बॉम्बे। तो बॉम्बे की तरफ जब वो निकले तो बॉम्बे में उनको एक फाइनेंशियल कंपनी में उस समय इंडिया की जो थी बॉम्बे की वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी शेयर मार्केट और ट्रेडिंग की, तो उसमें उनको काम मिल गया। तो उस समय उन्होंने 2 साल तक उन्होंने लगातार बहुत अच्छी तरह से इस मार्केट को समझा, ट्रेडिंग को समझा, कैसे होता है, क्या होता है, बात कैसे की जाती है। और उसके दौरान में ये जब सारी चीजें जब 2 साल खत्म हुई उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखने के बाद इनकी बहुत सारी पहचान भी बन गई थी। पॉलिटिक्स में उस समय बात वगैरह नहीं पहुंची थी तो ज्यादा नहीं इन्वेस्टर वगैरह से बात वगैरह करने लगे थे और थोड़ा बहुत नाम वगैरह बना था वो राकेश झुनझुनवाला, उसके अलावा राधा कृष्ण दमानी, ये लोग से भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी पहचान बन गई थी। जब उनकी जॉब जब हो गई 2 साल तक तो 2 साल अच्छे से सीखने के बाद उन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि हमको अपना खुद का बिजनेस डालना है तो अपने पिताजी से इन्होंने पैसे मांगे। पिताजी भी दे दिए पैसे, बोले ठीक है कोई बात नहीं हम पैसे दे देते हैं। 7.5 लाख रुपए उन्होंने उस समय पर उनको दिए और ये भी साथ में कहा कि भैया पैसे क्या पता कब खत्म हो जाए, क्योंकि देखो बिजनेस में लॉस होने का चांसेस भी रहता है और प्रॉफिट के भी चांसेस रहते हैं। तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा अगर लॉस वगैरह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम वापस यहीं पे आ जाना, मैं अभी भी तुमको वही सलाह दूंगा कि आप कॉफी प्लांटेशन की लिस्ट में आ जाओ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे 7.5 लाख रुपए दे दो, मैं एक रिक्स लेता हूँ छोटा सा, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने एक गेम खेला। गेम क्या खेला? 7.5 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए उन्होंने क्या किया, उसके लैंड खरीदी और उसके अलावा जो 2.5 लाख रुपए थे उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया और अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, जिसका नाम रखा उन्होंने सिवान सिक्योरिटी के नाम किया। अगर आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा तो ये कंपनी की न्यूज रखने वाली यही थी वीजी सिद्धार्था। जब इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया तो उस समय जो है इनके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। 2 साल इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा था, अच्छी खासी ट्रेडिंग का इनको नॉलेज था, शेयर मार्केट का नॉलेज था। तो बम्पर इन्होंने प्रॉफिट कमाया और जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाते थे वो वापस से रीइन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि देखो बिजनेस में क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी
आपने प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस से, अगर आप अर्ली स्टेज पे हो तो उस समय पे आपको वही पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस और बड़ा हो सके। लेकिन उसको करते हुए उन्होंने वैसा नहीं करके बल्कि उसने उल्टा ही काम किया। जितने भी प्रॉफिट आते थे उसका उन्होंने लैंड खरीद लेते थे। तो लगभग 1990s की दौर में जब ये कर रहे थे तो लगातार 8 साल तक इन्होंने कम से कम 3000 एकड़ का लैंड तकरीबन अपने नाम पे कर लिया था। और जो उस समय जो उन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने 7.5 लाख रुपए अपने पिताजी से लिए थे और जो 5 लाख रुपए जो जमीन खरीदी थी वो भी समय के साथ साथ 10 गुना हो चुकी थी। लेकिन ये सारी चीजें चल रही थी और ये सारी चीजें चलने के बाद 1993 का समय, 1993 का जब समय आया तो उस समय के आसपास 1990s में ही 1991 के समय में वहां पे क्या हुआ कि भारत की इकोनॉमी खुल गई। जब भारत की इकोनॉमी खुली तो एक सच्चे बिजनेसमैन के दिमाग में आइडिया है कि भैया अब जो है इकोनॉमी इंडिया की खुल चुकी है, मतलब अब हम इंटरनेशनल एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। तब इनको वापस से इनके पिताजी के बिना बुलाए ये चले गए थे कॉफी प्लांटेशन के बिजनेस में। अब यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। कॉफी प्लांटेशन के बिजनेस में जैसे ही गए उस समय पे इन्होंने उसमें भी अपना काम चालू किया और इसको जो है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना चालू किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ये काम चालू किए और उसमें इन्होंने अपने कॉफी के प्लांट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट वगैरह किए, तो बहुत सारी पहचान वगैरह बन गई। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आ रही थी। देखो, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको कहीं ना कहीं हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। उसको अगर आपने सॉल्व किया तो ही आप आगे निकल पाओगे। तो ये भैया बिजनेसमैन व्यक्ति थे, इनकी ऑलरेडी एक शेयर मार्केट की कंपनी थी, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे थे। इनको पता था कि इस प्रॉब्लम से भी कैसे निपटना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहाँ पे जो कॉफी प्लांटेशन का जो बिजनेस था इसमें क्या हो रहा था, तो या तो वहाँ पे झाड़ वगैरह अगर सूख गए तो हमारा तो लॉस हो गया आज का, या फिर कोई और रीजन हो जाता था। क्योंकि देखो ये जो खेत वगैरह का जो भी प्रॉफिट या मार्जिन या जो भी कुछ रहता है इसमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस के चांसेस रहते हैं, ये तो बात सही है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि ये कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा एक स्टेबल आ जाए, जैसे कि हमको एक स्टेबल इनकम आती है उससे, ऐसा कुछ काम हो तो बात बने। तो उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने पता किया कि हम जो है इस कॉफ़ी प्लांटेशन के बिजनेस से 3 बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस है वो हम कॉफ़ी की मशीन लगा सकते हैं। दूसरा जो है हम कॉफ़ी के पाउडर बना के बेच सकते हैं मार्केट में। और तीसरा, जिसको आप लोग आज के टाइम पे जानते हो, कैफे कॉफ़ी डे का आप लोग आउटलेट खोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 स्टार्टिंग के जो आइडिया थे उसके ऊपर इन्होंने काम करना चालू किया। कॉफ़ी की मशीन लगा दी है और दूसरा कॉफ़ी के पाउडर बना के बेचने लगे मार्केट में, उसका भी बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन कैफे को लेके थोड़ा बहुत डाउट था। अब कैफे के डाउट को लेकर इन्होंने अपनी फैमिली में और फ्रेंड से पूछा कि भैया हमको ओपन करना चाहिए नहीं, क्योंकि उस समय आप देखो इंडिया के समय ना 90s के समय पे कुछ ऐसा कॉफी का शौक नहीं था, क्योंकि इंडिया में ज्यादा करके लोग चाय पीते और पहले भी लोग चाय ज्यादा पीते थे। थोड़ा वो रिस्क जैसा लगा था, इसलिए उन्होंने एडवाइस ली थी। अब ये फैमिली और फ्रेंड से एडवाइस लोगे तो वो क्या बोलेंगे, वही चीज उनको भी सुनने में आई कि भैया तू क्या बोल रहा है यार, मतलब 5 रुपए में इधर अभी चाय आदमी पीता है, तू 25-25 रुपए की 30-30 रुपए की तू कॉफी बेचेगा तो कौन पिएगा तेरे से। नहीं सुने। उसके बाद उनको जो है बात बनी कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, अब ये आइडिया तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद इनको सिंगापुर जाने का मौका मिला, बिजनेस की कोई ट्रिप थी तो उस समय वो सिंगापुर के विजिट किए थे। उसके बाद जब ये सिंगापुर विजिट किए वहां पे उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे तो कॉफी के आउटलेट ओपन है, लोग इंटरनेट चला रहे हैं, उसके अलावा फ्री वाईफाई दे के रखे हैं, ऊपर से यहाँ पे कॉफी पी रहे हैं, कॉफी पी के अपने काम वगैरह कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये इंडिया में भी कॉन्सेप्ट चालू करना चाहिए। तो ये इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आते ही इन्होंने 1996 के समय पे इन्होंने अपना पहला कैफे कॉफी डे का आउटलेट ओपन किया और 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। सबने मना भी किया कि भैया मत कर, लेकिन इन्होंने अपने दिल की सुनी, बोला कि भैया कोई बात नहीं, ये तो पहले से ही ऑलरेडी इतने सारे पैसे कमा चुके थे, रिस्क लिया, वापस से रिस्क लिया। दूसरा रिस्क इन्होंने लिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे को लॉस हुआ तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं ट्राई करके जरूर देखूंगा। सक्सेस इनको आखिर मिल गई और सक्सेस 1996 के समय में जब इन्होंने स्टार्ट किया था वहीं से सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 2004 के समय आते आते इनके ऑल ओवर इंडिया में 200 से भी ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके थे और 2014 आते आते इनके टोटल 1488 आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में और यहाँ तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ओपन हो चुके थे। तो इनको बम्पर सक्सेस मिली थी, बहुत अच्छी सक्सेस मिली थी। लेकिन अब यहाँ पे बात यह आती है कि आखिर इनको सुसाइड करना क्यों पड़ा था। सुसाइड करने का रीजन अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब सारी चीजें जब चल रही थी तो 2014 अभी बहुत ज्यादा आ गया, थोड़ा सा और पीछे करके मैं आपको बताता हूँ। उस समय पे क्या हुआ था, 2014 आते से पहले 2000 के समय पे ये जो लग गया डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस।
अब देखो, जनरली डाइवर्सिफिकेशन जब आपको बिजनेस करना रहता है तो उस समय आप क्या करो, जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उस प्रॉफिट से आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर कोई एक स्टेबल इनकम जनरेट करो जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आता है, भले वो आपके बिजनेस से नहीं आ रहा है, लेकिन कोई एक रेगुलर जॉब हो या फिर कोई रेगुलर कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ से आपको एक रेगुलर इनकम पर मंथ के लिए आता है, ताकि आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेकर जब आप कूदो, आपका जो पहला वाला बिजनेस जो सेटल हुआ है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा कुछ इनके पास कुछ था ही नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये जो भी पैसे थे उसी से इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस चालू कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस में क्या क्या इसमें कूदे थे, सबसे पहले ये कूदे थे रियल एस्टेट में, कि हम रियल एस्टेट का भी काम चालू करेंगे, तो रियल एस्टेट में कूद गए। उसके बाद दूसरा देखा कि हम रिसोर्ट के बिजनेस में भी बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी कूद गए। फाइनेंशियल सर्विस में भी कूद जाए, अब ये नहीं वो शेयर मार्केट वाला नहीं, उसके अलावा भी इन्होंने फाइनेंशियल सर्विस में भी एक और में कूदे थे। इसके अलावा उन्होंने एक और बिजनेस ट्राई किया जिसमें क्या किया कि बहुत सारे बड़े बड़े लग्जरियस होटल वगैरह बनाए, उसमें भी ये कूद गए थे। और इससे भी बढ़कर ये इन्वेस्टर भी बन गए थे। आप बोलोगे भैया इन्वेस्टर का काम भी चला, हाँ इन्वेस्टर के काम में ये ऐसे कूदे कि इन्वेस्टर जैसे कि कोई भी कंपनी वगैरह रहती है तो उसमें जो पैसे लगाते हैं कोई भी कंपनी में, तो इन्फोसिस कंपनी जिसको आज के समय पे इंडिया का नंबर 1 IT का कंपनी कहा जाता है, उस कंपनी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। उसमें इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट भी कमाया था उससे। अब आप बोलोगे भैया इतनी सारी अच्छी चीजें जो चल रही है तो आखिर इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ कैसे? असल प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब ये डाइवर्सिफिकेशन में लगे हुए थे तब सारा का सारा पैसा इन्होंने अपना नहीं लगाया था, बल्कि ये आधा से ज्यादा पैसा लगाया था लोन से और अपने शेयर को गिरवी रख के। जब इनका बिजनेस जो है सेटल हो गया, तो बिजनेस सेटल करने के बाद जो कैफे कॉफी डे का जो भी बिजनेस वगैरह सेटल हुआ था उस समय पे, उसके बाद इनकी कोई एक कंपनी थी जिसको इन्होंने शेयर मार्केट पे लिस्ट किया था। तो इन्होंने सोचा भैया आप IPO लाते हैं। IPO लाने का मतलब ये होता है कि भैया आप अपनी कंपनी को जो है पब्लिकली उसमें आप करते हो, जिसमें कि पब्लिक जो है आपके कंपनी में पैसा लगाती है ताकि आप कंपनी को ग्रो कर सको। तो उन्होंने लगाया, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुका था। खैर कोई नहीं, जब लगाया जब पैसे वगैरह लगा के शेयर मार्केट में जब अपनी कंपनी को लिस्ट की तो इनकी जो वैल्यू थी 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी और ये इंडिया के तकरीबन 16वें सबसे अमीर इंसान बन गए थे। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट हुई थी उसके बाद धड़ाम करके शेयर गिर गया, जिसके वजह से इनकी जो नेटवर्थ थी वो एकदम समझ लो कि एकदम जीरो के बराबर होने ही वाली थी। लगभग 39-40 करोड़ का कुछ रह गया था इनके पास प्रॉफिट टैक्स से, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसमें भी लोगों ने बोल दिया कि नहीं भैया कोई बात नहीं, ऐसे कांग्रेस की तरफ से कुछ हुआ होगा, कुछ पॉलिटिकल इशू हुआ था। बार बार मैं पॉलिटिक्स इसलिए इसमें घुसेड़ रहा हूँ क्योंकि इनके जो ससुर जी थी बेसिकली ये चीफ मिनिस्टर्स थे, तो उस समय इनका पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत हाथ था, तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा। लेकिन उसी के साथ साथ एक और 1-2 महीने पहले ही इंडिगो जो फ्लाइट आप लोगों ने सुनी है उसका भी IPO उसी समय पर आया था। उसका चल गया, पब्लिक ने एक आज भी और भी कोई गलती नहीं है, इंडिगो भी आया, इंडिगो भी चल गया, आपकी कंपनी को लॉस में गई क्योंकि आपकी कंपनी में प्रॉब्लम है। अब ये सारी चीजें चल रही थी। अब इनकी गाड़ी तो भैया पूरी तरीके से लोन के ऊपर ही निर्भर, और लोन के अलावा इन्होंने अपने जो है शेयर्स बेच रखे थे कि ये शेयर तुम ले लो, हमको थोड़ी बहुत इक्विटी वगैरह दे दो। आज के समय में तो सारी चीजें मिल जाती है, जैसे शार्क टैंक होगा, शार्क टैंक में आपको मिल जाती है। लेकिन उस समय इन्वेस्टर ऐसे इतना जल्दी जो है पैसा देते नहीं थे या फिर इक्विटी वगैरह के पैसे वो नहीं देते थे, तो भी मिल गए कुछ भी करते। लेकिन सेकेंड इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ था जिसकी वजह से इनकी पूरी तरीके से दुनिया बदल गई और इसी के बाद इनको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ गया था, वो ये हुआ था कि उस समय पे एक ILFS करके एक कंपनी थी जो कि बड़ी एक कंपनी थी जो कि लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करती थी। लेकिन उस समय उसी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में एक फ्रॉड हो गया था और जैसे ही वो फ्रॉड हुआ RBI ने ये अनाउंस कर दिया कि अब से कोई भी बैंक ज्यादा बड़ा लोन नहीं देगा, और लोन के नाम पे ऐसे समझ लो कि एकदम रिजेक्ट ही हो गया जैसे कि लोन का नाम। अब इनकी गाड़ी उसी से चल रही थी और उसी को इन्होंने स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप कर दिया जैसे ही इनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई। इन्वेस्टर भी इनको पकड़ रहा है कि तुम अब हमारे पैसे कैसे दोगे, उसके अलावा बैंक इनका जो गला पकड़ रहा है कि तुमने जो हमसे लोन लेके रखे हैं वो तुम हमको कैसे दोगे, क्योंकि अब इन सबको पता चल गया था लोन लेना बंद हो गया है, तो इनकी हालत अब खराब हो गई है। अब पूरी तरीके से जब हालत खराब हुई तो इनके पास अब कोई सिस्टम नहीं बचा, कोई भी तरीका नहीं बचा और कोई भी प्रॉफिट का जरिया इनको दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से इनको लास्ट में जाके 2019 के समय में इनको सुसाइड करना पड़ गया था। और ये सारी चीजें खत्म होने के बाद भी अभी भी जो है पूरी तरीके से वो जो लोन वगैरह का जो चक्कर है वो पूरी तरीके से उनके कंपनी से हटा नहीं है। अभी भी कुछ ना कुछ शेयर जो अभी आप शेयर मार्केट में अगर इनका शेयर्स देके जाके देखोगे तो अभी भी इनकी कंपनी कुछ लॉस में ही चल रही है। और इससे भी बढ़कर एक बड़ी बात ये थी कि अभी जो भी उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया था, डाइवर्सिफिकेशन करते हुए जो भी उन्होंने लोन वगैरह लिया था और उसके अलावा जो भी इन्होंने अपने शेयर्स वगैरह गिरवी रखे थे वो भी अभी तक ये चुका ही रहे। तो
तो आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप लोग भी अपना बिजनेस अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो ये गलती आप लोग मत करना। कभी भी डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस करते वक्त आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी आपके पहले वाले बिजनेस से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो लेके वो डाइवर्सिफिकेशन में लगाओ। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने नहीं की थी, उनकी पीछे से एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार नहीं थी, क्योंकि हर बात पे जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती थी, रियल एस्टेट में भी मैं ही करूंगा, उसके अलावा होटल बिजनेस में भी मैं ही करूंगा, रिसोर्ट बिजनेस में भी मैं ही करूंगा, और कॉफी प्लांटेशन में भी मैं ही करूंगा। तो पीछे से कोई स्ट्रॉन्ग टीम तैयार नहीं हो पाए। जैसे कि मुकेश अंबानी है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं, उसके अलावा जेफ बेजोस है अमेजॉन कंपनी के मालिक, ये लोग सबके पीछे से एक स्ट्रॉन्ग टीम काम करती है, जिसके वजह से ये लोग खुल के एकदम रह पाते हैं और एकदम बिंदास घूम पाते हैं। लेकिन इनके पीछे ऐसी कोई टीम वगैरह नहीं है, इसीलिए इनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दो रीजन सबसे बड़ा इनके जिंदगी में हुआ, पहला था लोन का और दूसरा इन्होंने कोई टीम बिल्डअप नहीं की। आप लोग भी अगर कोई बिजनेस को एक्सपांशन करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, ध्यान रखना अपने बिजनेस के प्रॉफिट से ही नया बिजनेस स्टार्ट करना। अगर आपने ऐसी गलती की तो हो सकता है आपकी ये आदत नहीं। आप लोग बोलोगे वीडियो डरा नहीं हूँ, असलियत बताओ। चलो ये जो है वीडियो अब यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और बिजनेस चाहिए होगा, कोई और कंपनी का आपको ऐसी वीडियो में जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके साथ साथ वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और जगह जगह पर शेयर कर देना, ताकि सब तक ये बातें पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद।